एक तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आपको जानना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे इन्वेस्ट कहाँ पे करें, और दूसरा है कि करियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो एक बात तो मैं बता दूं, जैसे कि आपका जो कुंडली है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगन कुंडली है, और यहाँ पे जो है ये केपी चार्ट है। और केपी चार्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक्चुअली मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ, और उसके साथ साथ केपी को इसलिए लिया जाता है क्योंकि केपी चार्ट से हमें एग्जैक्ट प्लैनेट का लोकेशन पता चलता है। लगन चार्ट से हमें पता चलता है कि कौन से राशि में प्लैनेट बैठा है, और केपी चार्ट से हमें पता चलता है कि कौन से हाउस में एग्जैक्ट प्लैनेट बैठा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो 12th हाउस का, ठीक है, आपका जो 12th हाउस का मालिक आप कह सकते हो कि 3rd हाउस में बैठा है, लेकिन नहीं, वो बैठा है आपके 7th लिब्रा राशि में बैठा हुआ है, लेकिन हाउस प्लेसमेंट उसका 2nd हाउस है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, 2nd हाउस क्या है, फाइनेंस का हाउस, आपका एसेट है, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। और 11th हाउस जो है वो गेन का हाउस है, वो प्रॉफिट का हाउस है, जिससे आप गेन करोगे। और यहाँ पे 6th हाउस है, क्योंकि फाइनेंस का 3 हाउस होता है, 2, 6, 11। 6th हाउस जो है वो आपके ओपोनेंट का पैसा है जो आपको मिलेगा। ओपोनेंट का पैसा मतलब देखिए, 1st हाउस आप खुद हो, और 7th हाउस आपका ओपोनेंट, मतलब आपका ऑपोजिट में जो होगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे क्लाइंट हो, कोई भी हो, आपको छोड़ के आपके ओपोनेंट में जो बैठा है वो आपका 7th हाउस है। तो जब भी आप किसी से डील करोगे तो वो आपके 7th हाउस होगा, और जब भी 7th हाउस आपके सामने खड़ा होगा तो उस 7th हाउस का जो हाउस है उसका 12th हाउस कौन सा बनेगा, 6th हाउस बनेगा। जैसे कि आपका 12th हाउस ये है और ये 12th हाउस आपका लॉस है, तो 7th हाउस जो आपका ओपोनेंट आपके सामने खड़ा है उसका 12th हाउस कौन सा है, 6th हाउस। तो उसका लॉस कौन करवाएगा, 6th हाउस करवाएगा। इसीलिए फाइनेंस के लिए हमारे कुंडली में 6th हाउस हमारे सपोर्ट में होना बहुत ज़रूरी है। लोग 2nd हाउस और 11th हाउस के पीछे भागे रहते भागे रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पैसा जो देगा वो मेरा ओपोनेंट ही मुझे देगा, और कोई और दूसरा कोई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि राह चलते कहीं से मिल जाएगा, और राह चलते कहीं से मिल जाएगा लेकिन वो भी किसी का ही पैसा होगा जो गिरेगा। तो इसका मतलब आपका जो ओपोनेंट है उसका जो 12th हाउस है वो 6th हाउस है। तो 6th हाउस हमारे हक में होना ज़रूरी है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक
एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 12th हाउस का मालिक है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो पहला चीज़ तो ये कह रहा है कि आपका पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, जितना पैसा आएगा उतना खर्चा होगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेविंग के चक्कर में मत जाओ, चीज़ों को इन्वेस्ट कर दो। 12th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है, सेकंड हाउस में आके बैठा हुआ है। सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस है बैंकिंग सेक्टर, सेकंड हाउस है फूड सेक्टर, सेकंड हाउस है ज्वेलरी एंड जेमस्टोन। तो आप जो पैसा आपके पास आएगा ना उसको सेविंग ना करके आप उसका ज्वेलरी खरीद लो, या बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट स्कीम होते हैं, वो सारा स्कीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जिस दिन आप सोचोगे ना पैसे को सेव करने के बारे में, आप देखना उसी दिन से ना आपके पास पैसा आने का सोर्सेस थोड़ा स्लो हो जाएगा।
और दूसरा क्या है, 12th हाउस क्या है, फॉरेन एलिमेंट है, फॉरेन सेटलमेंट है। और फॉरेन एलिमेंट जब सेकंड हाउस में आके बैठा है तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको फॉरेन से फायदा होगा। तो आप कोशिश करो, जो भी काम करो, किसी ना किसी तरीके से अपना जो फाइनेंस सेक्टर है वो फॉरेन क्लाइंट से कमाने की या फॉरेन क्लाइंट से जुड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। और दूसरा देखिए, आपका जो सेकंड हाउस का मालिक है कौन है, वो है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी जो है वो आपके कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा आपके फोर्थ हाउस के काम से। फोर्थ हाउस का काम क्या हो गया, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस, लैंड एंड प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़, वास्तु करना। ठीक है। और जैसे कि एथ हाउस, अभी एथ हाउस का मालिक आपके लगन में बैठा है, आप देखो जुपिटर। तो ये तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जुपिटर आपके वर्गो राशि में है, कन्या राशि में, और कन्या राशि का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन। आपके घर के अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जुपिटर रिलेटेड कोई भी चीज़ें होगा, जैसे कि धार्मिक पुस्तकें, स्कूल कॉलेज वाला किताबें होगा, कोई इशू नहीं है, वो मर्क्यूरी है। धार्मिक किताबें हो गया, मंदिर हो गया, या तो वहाँ पे कोई गुरु का फोटो हो गया, या भगवान का फोटो हो गया, या येलो कलर हो गया, जुपिटर से कोई भी रिलेटेड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो आपके लाइफ में तकलीफें होते रहेंगे, उसे उस जगह से तुरंत हटा दीजिए। येलो कलर या तो हल्दी हो गया, हल्दी का पाउडर हो गया, कुछ भी जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता हो वो नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, जैसे कि मैं आप देख सकता हूँ कि आपका लगन का मालिक, सॉरी लगन नहीं, आपका एथ हाउस का मालिक जाके बैठा है आपके कुंडली के लगन में ही बैठा हुआ है। तो कुंडली में जब लगन में जब एथ हाउस का मालिक बैठा है तो ये क्या दिखा रहा है, लाइफ में एथ हाउस रिलेटेड कुछ ना कुछ हर्डल्स आपके लाइफ में आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो ये आपके पर्सनैलिटी और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उससे आपको बचा के रखेगा। और जैसे कि फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस जो है वो आप खुद हो, आपका फिजिक है, आपका हेल्थ है। तो कौन सा एस्ट्रोलॉजी करना आपके लिए बेस्ट होगा, मैं बता दूं आपको, आपके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपके 10th हाउस में भी केतु बैठा हुआ है, लेकिन केपी चार्ट में ये शिफ्टिंग हो गया है। ठीक है। केतु जो है वो 10th हाउस में नहीं है, अभी 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो केतु भी क्या दिखाता है, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है। 9th हाउस क्या है, किस्मत है। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि आपका जो कुंडली है वो स्थिर लगन कुंडली है, और स्थिर लगन कुंडली के लिए जो 9th हाउस है वो बाधक है। ठीक है। तो बाधक है, और 9th हाउस क्या होता है, 9th हाउस फादर को दिखाता है। तो 9th हाउस बाधक है, 9th हाउस क्या है, फादर है। तो आपके लाइफ में जो बाधा आएंगे ना वो आपके फादर के थ्रू से ही आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो अपने फादर से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। नहीं तो ये आपको एक बाधक के रूप में ये आपको थोड़ा बहुत अपने लाइफ में तकलीफ़ें देते रहेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे भी 9th हाउस में केतु आ गया तो ऐसे भी सेपरेशन करवा देगा आपके फादर से। तो अगर किसी भी कारण की वजह से आपका अगर आप फादर से दूर हो तो आपके लिए सही है, क्योंकि स्थिर लगन के लिए जो 9th हाउस है वो बाधक है। तो इसलिए 9th हाउस का सहारा आप ज़्यादा नहीं लेंगे। और यहाँ पे मंगल आपके कहाँ पे बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ, आप देखो। तो ये प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बाधा पहुँचाते रहेंगे। तो आपका फादर ही है जो आपके प्रोफेशन में आपको सेटल नहीं होने देंगे। आपको सोचेंगे कि मुझे ये करना है, लेकिन आपके फादर ही होंगे जो आपको यहाँ पे रोक देगा, ये नहीं वो करो, जो आपके लिए सही नहीं होगा उसी में ढकेल देंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा अपने फादर से थोड़ा दूर रहिए। जैसे कि आप देखो शनि और सूर्य भी साथ में है, तो ये बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो शनि सूर्य जो बैठा है वो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सूर्य को थोड़ा बल देना होगा, क्योंकि सूर्य थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सूर्य का जो स्टोन है, ठीक है, सूर्य का जो स्टोन है वो पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि रूबी, आप रूबी पहनिए, वो भी आप संडे के दिन पहनेंगे, अपने मिडिल फिंगर में पहनेंगे, 10 कैरेट का होना चाहिए। और ये जो आप रिंग बनाएंगे ये आप कॉपर में बनाएंगे या तो गोल्ड में बनाएंगे।
संडे के दिन पहनेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो ये आपके जो पर्सनैलिटी है या तो जो कॉन्फिडेंट है ना वो बहुत डाउन करता है। और ऐसा जब होता है ना कि शनि और सूर्य जब भी कॉम्बिनेशन होता है ना, ये मंगल को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, ये जो है आपके कुंडली में मंगल को भी खराब कर देते हैं। तो सूर्य को थोड़ा स्ट्रांग रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको कोशिश कहूँगा कि आप सूर्य रूबी जो है वो स्टोन पहनिए, और उसके बाद आप अपने करियर के लिए अपने फादर से थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, और अभी जो है मैं आपको जो आपका प्रोफेशन है और जो फाइनेंशियल चीज़ है वो मैं सारा चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, आपने पूछा प्रोफेशन का जो हाउस है वो 10th हाउस। 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? शनि। शनि आपका 10th हाउस का सब लॉर्ड है। और शनि का जो सब नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है? वो मंगल है। तो मैंने आपको बताया फाइनेंस का जो हाउस है वो 2, 6, 11 है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2, 6, 11 आपका ये 10th हाउस का सब लॉर्ड दे रहा है कि नहीं, प्रोफेशन का आप वो पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे। और देखिए, जो आपका 10th हाउस का सब लॉर्ड है शनि, वो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको 5th हाउस का काम करके आपके पास आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए वो 5th हाउस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, 5th हाउस से रिलेटेड। और शनि का जो सब लॉर्ड है वो है, सॉरी, नक्षत्र लॉर्ड है वो है मंगल। और मंगल और शनि जो है, मंगल जो है वो आपके कुंडली में, अगर मैं देखूँ ये टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, सॉरी ये तो चलिए ठीक है टेनेंटेड है। तो यहाँ पे मार्स जो है आपका 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस दे रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंस का कोई भी हाउस नहीं दे रहा है, उल्टा यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक हाउस है वो 8th हाउस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 8th हाउस दे रहा है जो आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे ला रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 4th हाउस दे रहा है, 5th हाउस दे रहा है, 9th हाउस और 10th हाउस दे रहा है। तो 9th हाउस को तो आपको टच नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए बाधक है। ठीक है, तो यहाँ पे 4th हाउस है, 5th हाउस है और 8th हाउस है, 1st हाउस है। तो मैंने बोला आपको 4th हाउस और 5th हाउस रिलेटेड काम कर सकते हो। 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम करना। ठीक है, उसके साथ साथ आप 5th हाउस जो है, 5th हाउस क्या है? 5th हाउस जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। ठीक है, 5th हाउस जो है वो है सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग का कोई सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर या तो इंस्टीट्यूशन का, या तो कोई भी ऐसा एरिया जो एंटरटेनमेंट को डील करता हो, डीलिंग ऑन एंटरटेनमेंट। और देखिए, जैसे कि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 6th हाउस में है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है? बिजनेस से ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है आपका सर्विस। आप जॉब करो या तो अगर बिजनेस करना है कोई सर्विस ओरिएंटेड जॉब बिजनेस करो, ना कि डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग जो है बिजनेस वो 7th हाउस, वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ऐसे भी वो खराब पोजीशन में है। तो 10th हाउस कर्म का हाउस है, उसका मालिक आपके 6th हाउस में है। तो आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करो या तो जॉब करो, आपके लिए सही होगा। अगर जॉब में कुछ तकलीफें आ रहा है तो आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करो। और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग का जो काम होगा वो बहुत सारे काम होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद आप किसी को अगर गाइड करोगे, किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, तो 5th हाउस से सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया और एक तरह का ये सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो 2nd हाउस का जो सब लॉर्ड है वो है जुपिटर। और जुपिटर जो है वो मून के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो मून आपके कुंडली में क्या दे रहा है? 2, 3, 12। इसका मतलब मैंने बताया फाइनेंस का हाउस है 2, 6, 11। और पैसे ना आने का जो हाउस है वो है 5, 8 और 12। तो यहाँ पे एक आपका फाइनेंस ना आने का हाउस है, एक फाइनेंस आने का हाउस है। इसका मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, आपके पास घूम फिर के कुछ रह नहीं जा रहा है।
इसलिए आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, और किस पे इन्वेस्ट करना वो ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो कौन है? शनि। आप अपने शनि को थोड़ा ठीक रखना। नॉनवेज आपके लिए सही नहीं है। आप अगर नॉनवेज ज़्यादा खाओगे आपके बीमारी का, बॉडी में बीमारी ज़्यादा पनप जाएगा। ठीक है, बोन रिलेटेड इशू होना, क्योंकि शनि 6th हाउस का सब लॉर्ड है। और शनि का कोई भी चीज़ आपके बॉडी में जो रिप्रेजेंट करता है, आपका बैकबोन हो गया, बैकबोन में पेन होना, जॉइंट में पेन होना, हड्डियों में पेन होना, ये सारा चीज़ तकलीफ आपके साथ रहेंगे। इसलिए आपके लिए नॉनवेज बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, नॉनवेज। ठीक है, और शनि जो है वो आपके 6th हाउस का सब लॉर्ड है, और शनि जो बैठा हुआ है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? वो मार्स के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और यहाँ पे जो है 6th हाउस वो आपका फाइनेंस का हाउस दे रहा है कि नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया 6th हाउस क्या है। 6th हाउस आपका क्लाइंट का पैसा है जो आपको मिलेगा। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? शनि। शनि 4, 5, 6, 7, 9, 10 दे रहा है। यहाँ पे देखिए 6th हाउस दे रहा है, तो ये आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन रुकावट हो रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे शनि जो है वो मार्स के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मार्स जो है वो आपके 2, 6, 11 तो नहीं दे रहा है, 5 दे रहा है, 5th दे रहा है। तो 5th हाउस दोनों ही दे रहा है, और 5th हाउस जो है ना वो 6th हाउस को नेगेट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस का 12th हाउस कौन है? 5th हाउस है। तो 6th हाउस को नेगेट कर रहा है। नेगेट करने के कारण आपके पास क्लाइंट का पैसा भी आपके पास नहीं आ रहा है, जोर लगाने के बाद भी। और यहाँ पे 4th हाउस दे रहा है, इसीलिए आपके लिए 4th हाउस एंड 5th हाउस को साथ में लेके काम करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको अच्छा खासा पैसा दे देगा। तो 4th हाउस क्या है? 4th हाउस है आपका प्रॉपर्टी का काम करना। ठीक है, 4th हाउस क्या है? मन। आपका मन है, मन, माइंड। किसी को साइकोलॉजी, माइंड से डील करना, किसी को हील कर देना, मन का सुख प्रोवाइड कर देना, ऐसा कोई काम करना। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस या सर्विस जॉब ये आपके लिए सही होगा। ठीक है, और 4th हाउस एंड 5th हाउस रिलेटेड काम करना। 4th हाउस वास्तु को भी दिखाता है, तो अगर आप चाहते हो तो वास्तु भी सीख सकते हो, उससे आप लोगों को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दोगे। 8th हाउस का 8th हाउस ऑकल्ट भी रिलीफ मिल जाएगा, और ऑकल्ट के साथ आप किसी के बीमारी को, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो गया, वो भी अगर कर लोगे साथ में, मतलब एस्ट्रो वास्तु एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर साथ में लेके चलोगे, ये सब्जेक्ट आपको बहुत हाइट तक लेके चला जाएगा। तो आप कंसीडर कर सकते हो इस चीज़ को, और उसके साथ साथ आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी कर सकते हो, या तो जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस एक चीज़ है, आपके जो 9th हाउस है वो थोड़ा बहुत आपके लिए बाधक है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, उस चीज़ को आप यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि 9th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मून। आपका मून जो है कौन से राशि में बैठा हुआ है? आपका मून जो बैठा है, आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 7th लिखा है, इसका मतलब मून जो है वो 7th राशि में बैठा हुआ है, लिब्रा राशि में बैठा हुआ है। लिब्रा राशि का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से कहते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये सेविंग का जोन है, लेकिन आपके लिए ये डायरेक्शन सही नहीं है। आप इस डायरेक्शन में अगर बैठ के काम करेंगे तो लाइफ में बाधा आते जाएंगे। जिस चीज़ को वहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ प्लेस करेंगे तो वही आपके लिए बाधक बन जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 8th हाउस का जो सब लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर जो बैठा है वो किसके राशि में बैठा है? वो आपके कुंडली के 6th राशि, दैट मीन्स 6th राशि जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन सही नहीं है। ये जो दो डायरेक्शन है, इस दो डायरेक्शन में आप नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है, 2nd हाउस जो है, जो पैसे का हाउस है, वो भी जुपिटर ही है। तो आपके लिए 8th हाउस और 2nd हाउस का जो डायरेक्शन आ रहा है वो नॉर्थ ही आ रहा है। इसका मतलब पैसे आने का भी डायरेक्शन नॉर्थ है, और पैसे जाने मतलब लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का भी डायरेक्शन नॉर्थ है। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा आप क्योंकि आप 9th हाउस को हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि आपके लिए बाधक है, तो यहाँ पे हमेशा आप हेल्प लेंगे 11th हाउस को, क्योंकि 11th हाउस जो है वो आखिरकार आपको कोई ना कोई
आपको इच्छा पूर्ति करवा देगा। और 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है, 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सन। तो सन जो है वो कौन से राशि में बैठा है आपकी कुंडली में? वो बैठा है 10वें राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉन, सॉरी, हाँ यस, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन राशि में बैठा हुआ है। और कैप्रिकॉन राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन में बैठना और साउथ डायरेक्शन में बैठ के काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर इस चीज़ को इस तरह से यूज़ कर लोगे आपको बहुत गेन होगा, बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अभी जो आपका दशा चल रहा है वो दशा चल रहा है जुपिटर का, और जुपिटर में राहु चल रहा है, और जुपिटर में राहु का जो दशा है वो सही नहीं है। अगर मैं कहूँ इट्स नॉट ए गुड टाइम। अभी कोई इंपॉर्टेंट काम प्लीज़ स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी काम स्टार्ट करोगे आधे अधूरे में ही छोड़ दोगे। या तो आप इमोशन में आके कर लोगे लेकिन वो गलत ही निकल जाएगा बाद में जाके, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने जो जो डिसीजन लिया बहुत गलत डिसीजन ले लिया। क्योंकि राहु और जुपिटर जब आता है ना, राहु और बृहस्पति का जब आता है टाइम, उस समय लोग क्या होता है, ऐसा लगता है जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। और कब तक है वो? दिसंबर तक है, और ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीना है। 2 महीना चला जाने दीजिए। जो भी नया स्टार्ट करना है आप शनि के ही दशा में स्टार्ट कीजिएगा। और शनि जो है वो आपके कुंडली में मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। और मंगल जो है वो 1 5 4 5 1 4 5 8 9 और 10 दे रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत करियर में बूस्ट मिलेगा, लेकिन 8th हाउस है, थोड़ा बहुत तकलीफें देगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा किसी भी तरीके से ना आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाओ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखो, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु या तो वास्तु इसमें भी आओ, लेकिन इसमें आओ तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डीलिंग, ठीक है, रियल एस्टेट कमीशन एजेंट ये भी कर सकते हो। 5th हाउस का काम हो गया जैसे कि एंटरटेनमेंट, 5th हाउस का हो गया सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, क्रिएटिविटी, कोई भी क्रिएटिविटी वाला जॉब, डिज़ाइनिंग, ठीक है। 5th हाउस हो गया आपका और 5th हाउस हो गया जैसे टीचिंग, लर्निंग, ये सारा चीज़ हो गया। 5th हाउस जो है ना वो हीलिंग का भी हाउस है, हीलिंग। तो इसके लिए आपको जो मैंने आपको कहा सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस या सर्विस करना आपके लिए सही है, तो कोई हीलिंग प्रोफेशन अगर चूज कर लोगे तो आपके लिए सही होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में आप अगर फॉलो करोगे चीज़ों को तो आपके लिए बहुत सही होगा।